अपोलो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी नेहा कमरा नंबर 34 तक पहुंचकर ठिठक गई और सोचने लगी, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? कैसे सामना करूंगी उनका? अपनी जिंदगी के 20 साल जिन्हें बस कोसते हुए गुजारे हैं मैंने। नफरत, अपमान, उनका अक्स मन में उभरते ही जलने लगती हूँ मैं। फिर इतनी नफरत के बावजूद आज मैं क्यों हूँ यहाँ? शायद इसकी वजह है नेहा की इतनी बड़ी गलती के बावजूद पति समीर का उसे माफ कर देना। इंसान जो दूसरों से पाता है वही बांटता है। प्यार के बदले प्यार, माफी के बदले मिली माफी। अरे दीदी, आप कब आई? सौतेले भाई रोहन ने नेहा को देखते ही उसके पास आकर कहा। उसे देखकर नेहा हैरान रह गई। हूबहू पिताजी की कॉपी है रोहन। कैसे पहचाना मुझे? नेहा ने पूछा तो वो बोला, आपकी फोटो देखी है ना? देखो ना पापा, दीदी आ गई हैं। अनेकों मशीनों से जकड़ा वो बेहद कमजोर शरीर, पिता का ये रूप, सारी कड़वाहट, सब कुछ भूल जाने के लिए काफी था। फिर खून के रिश्ते तो थे ही। न जाने कहां से नेहा के भीतर ढेर सारी ममता उमड़ पड़ी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आंखें खोली, होठ फड़फड़ाए। मेरे पास आकर बैठो बेटा। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ लिया। शब्द गुम थे, पर आंखों में सारी ताकत सिमट आई थी। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया बेटा? नेहा ने अपने पिता का हाथ सहलाकर उन्हें आश्वस्त किया। कुछ देर बैठकर वो बाहर चली आई। बड़ी मुश्किल से रोके गए आंसू निकल पड़े। नेहा ने रोहन से कहा, रोहन, ख्याल रखना। आप भी आती रहना दीदी, पापा को अच्छा लगेगा। हाँ में सिर हिला वो वापस चली आई। नेहा ने फ्लैट का ताला खोला और बिना कपड़े बदले खुद को बेमन से बिस्तर के हवाले कर दिया। पति समीर 3 दिन के लिए बाहर गए थे। हर तरफ चुप सी लगी थी। रात का घना अंधेरा नेहा को अतीत में खींच ले गया, जहां से वो जितना भागना चाहे नहीं बच सकती थी। नेहा सोचने लगी। पिताजी को याद करते ही सामने आता था एक अक्स, एकदम गोरा, दमकता रोबीला चेहरा, घमंड से चमकती आंखें, तने कंधे, हमेशा रौब में गुस्साते रहते। शायद मेरी माँ थी इसकी वजह। माँ और पिताजी रूप रंग से ही नहीं, व्यवहार से भी एकदम उलट थे। दुबली पतली, चेहरे पर हल्के चेचक के निशान, आंखों में हर वक्त डर। मैंने अपनी माँ को कभी भी औरों की तरह हंसते खिलखिलाते नहीं देखा था। मुझे याद है, माँ पिताजी के सामने भी सिर ढक कर रहती थी। पिताजी की एक आवाज पर बांदी की तरह खड़ी हो जाती। फिर भी उनकी छोटी सी गलती पर दहाड़ उठते थे पिताजी। क्या बदसूरत ढोल बांध दिया है मेरे गले में जिंदगी भर के लिए। तब दादी ही माँ को अपने पीछे छुपाकर पिताजी को शांत करती। दादाजी की जिद का परिणाम थी ये, एक बेमेल अनचाही शादी। अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा दबा कर रखने की दादाजी नाना जी की जिद का नतीजा माँ ने जीवन भर भुगता था। पिताजी ने उन्हें कभी न सम्मान दिया न प्यार। बस जब तक जिंदा रही, मुंह गाय सी बंधी रही खूंटी से। किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। कुल दीपक को जन्म देती तो शायद दिन फिर जाते, पर लड़की पैदा होने से उनके जीवन का अंधेरा और गहरा हो गया था। दादाजी के देहांत के तुरंत बाद ही पिताजी ने माँ को छोड़ दिया और अपनी मनपसंद लड़की से दूसरी शादी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा क्या भविष्य होगा इस नन्ही बच्ची का। मामा जी ने हम दोनों को पनाह दी थी। पिताजी को कोर्ट में भी घसीटते, पर लगातार दुख झेलते झेलते माँ टूट चुकी थी। एक बार बुखार आया तो ठीक नहीं हुई, चली गई मुझे मामी के हवाले कर। पिताजी की नजरों में वो बदसूरत औरत मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। हमेशा मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहती, अच्छा हुआ तू रूप रंग में मुझ पर नहीं गई। उनका रूप रंग पाया है तूने, वरना तू भी मेरे जैसी बदनसीब होती। अंतिम दिनों तक सिंदूर से मांग भरने वाली माँ के अंतिम संस्कार में भी पिताजी नहीं आए, बल्कि कहलवा भेजा था, नेहा की जिम्मेदारी न ले पाऊंगा, चाहे जो करो उसका। हाँ, बैंक में जमा करता रहूंगा कुछ पैसा उसके नाम से। पिता शब्द से मेरा नाता ही टूट गया था और जुड़ गई थी
अपने जन्मदाता के लिए नफरत। मामा जी ने अपनी बहन को दिया वचन निभाया था। मेरी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों जैसी की। बीए पास करते ही मामा जी ने समीर से मेरी शादी की बात चलाई तो मैं इनकार न कर सकी। एहसान तले दबी जिंदगी में मेरी अपनी सोच की गुंजाइश ही कहाँ थी। फिर जिद करती भी तो किससे। अरमान इच्छाएं तो उसकी होती हैं जिसका कोई अपना हो, और मैं तो बिन माँ बाप की बेचारी लड़की। दुबला पतला साधारण कदकाठी वाला, सांवला सा और अपने आप में खोया सा रहने वाला शख्स। जब समीर से पहली बार मिलवाया गया तो मुझे लगा जैसे मेरे घर का इतिहास शायद अपने आप को दोहरा रहा है। फिर एक बेमेल शादी। मुझे समीर एक आंख भी न भाए, पर हालातों के कारण मैं चुप रही। मेरी शादी के वक्त भी पिताजी कन्यादान करने नहीं आए थे। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि जीवन भर मेरे प्रति जिम्मेदारियों से भागने वाला मेरा सिर्फ नाम का पिता मेरा कन्यादान करे। समीर से शादी कर नेहा दिल्ली आ गई थी। नेहा और समीर का छोटा सा 2 बेडरूम वाला फ्लैट था। समीर बैंक में काम करते थे। शादी के बाद घर की मालकिन बन कुछ अपने ढंग से जीने की आजादी तो मिल गई थी नेहा को, पर मन था पहले सा वीरान, अकेला, किसी बहुत अपने के लिए, प्यार और मनुहार के लिए तड़पता हुआ। समीर बहुत सीधे साधे थे। कहते थे नेहा से प्यार करते हैं, पर ना तो उनमें कोई उमंग थी, ना जीने के लिए कोई प्लान। बस हर वक्त अपने आप में बिजी रहना, यही उनकी दुनिया थी, जहां नेहा का आना जाना सिर्फ उनकी भौतिक जरूरतों तक ही सीमित था। माँ के जाने के बाद किसी ने नेहा को अपने आगोश में लेकर नहीं पुचकारा। हमेशा अकेली ही रही। तृप्ति का एहसास नहीं हुआ कभी, बस अधूरी अधूरी सी। समीर को जीवन की सच्चाई मान लेने के बाद नेहा ने अपने आप को इसी रूप में ढाल लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। पर उन्हीं दिनों एक अनहोनी घटना घटी। पिताजी का फोन आया था। अपने लिए पहली बार बेटी शब्द उनके मुंह से सुनकर नेहा हैरान रह गई। आवाज से ही परेशान और कुछ बीमार से लग रहे थे वो। मिलना चाहते थे उससे। नेहा ने साफ इनकार कर दिया। माँ और नेहा के जीवन के सारे दुखों की जड़ तो वही थे। पर पिताजी के फोन आने का सिलसिला रुका नहीं। हर दूसरे दिन फोन पर उनका गिड़गिड़ाना, माफी मांगना जारी था। नेहा ने चुप्पी साध ली थी। नेहा, आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है? न खाने में स्वाद, न घर में कोई हलचल। समीर ने एक दिन उसे टोका। कल पिताजी और उनके बेटे का फोन आया था। मिलना चाह रहे थे वो। नेहा ने कहा तो वो बोले, हम लोगों को मिलना चाहिए उनसे नेहा। वो कई बार मुझसे भी बात कर चुके हैं। समीर नेहा को समझाने लगे तो वो चिढ़ सी गई और बोली, सलीब पर टंगे ईसा जैसा दर्द सहा है मैंने और माँ ने उनकी अय्याशियों की वजह से। भूल जाओ पुरानी बातें नेहा। कई दिनों से बीमार चल रहे हैं वो। लगता नहीं कि ज्यादा दिन जी पाएंगे। फिर उनकी पत्नी भी नहीं रही, बस एक बेटा है। शायद अब तक तो तुम्हारी माँ भी माफ कर चुकी होती अगर वो जिंदा होती। समीर ने उसे मनाने की भरसक कोशिश की तो वो बोली, दूसरों को सलाह देना आसान है समीर। उनका ये नरक तो उनके अपने किए की सजा है। उन्होंने हमेशा दुख ही बांटा है, तो अब सुख कहाँ से पाएंगे? नेहा के मिजाज में जरा सी भी नरमी न देख समीर चुप हो गए। जिंदगी घसीट रही थी वक्त के साथ कि अचानक फागुन की उन मदमस्त हवाओं ने जैसे नेहा के बुझे बेरंग जीवन में एक नई उमंग भर दी। क्षितिज का नेहा की जिंदगी में आना लगा जैसे अभी तक की सारी आकांक्षा और कुंठा को पर निकल आए हों। दबी इच्छा दोबारा सांस ले उठी हो। नेहा के जीवन में अचानक ही हुआ था सब कुछ। उस दिन घर के लिए सामान लेने वो अकेली कनॉट प्लेस गई थी। स्टोर में अभी शॉपिंग कर ही रही थी कि वहां खतरनाक बम मौजूद होने की अफवाह से अचानक भगदड़ मच गई। घबराकर सब अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे जा रहे थे। वो भी भागी दरवाजे की तरफ। घबराहट में सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे खींच लिया।
हड़बड़ाहट में वो उसी पर गिर पड़ी। थोड़ा मन पर काबू पाया तो अपने रक्षक को देखा। चेहरे पर सुनहरी आभा लिए वो बहुत ही आकर्षक लड़का था। उसकी बाहों का घेरा नेहा के चारों ओर सुरक्षा कवच सा कसा था। एक अनजान अनोखे लड़के का इतना पास होना, उसे सुरक्षित महसूस कराना, डर के साथ साथ एक अद्भुत सा रोमांच भर गया था उसके मन में। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म भी हो जाए इसी पल तो गिला नहीं। तभी अचानक वो लड़का नेहा से छिटक कर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए परिचय दिया, मैं क्षितिज मल्होत्रा। गुजरे पलों की याद आते ही नेहा की आंखें झुक गई। मैं मिसेस नेहा शर्मा। आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है, पर क्या आप किसी ऑटो तक छोड़ देंगे मुझे? न चाहते हुए भी वो बोल उठी थी। आप बहुत घबराई हुई हैं, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी पास ही खड़ी है। नेहा चुप थी। इनकार करने की गुंजाइश ही कहाँ थी। एक तो सपनों के राजकुमार जैसे उस लड़के का सम्मोहन, उस पर डर से कांपता उसका मन, पीछे पीछे होली थी उसके। एक बार मिलना चाहूं मैं आपसे तो, ये कहते हुए क्षितिज ने उसकी ओर देखा। वो मना नहीं कर पाई, पर फिर क्षितिज से मुलाकातों का सिलसिला थमा नहीं। समीर के ठंडे व्यवहार से आहत, अपनी जिंदगी की बोरियत से उकताई नेहा के सब्र का बांध क्षितिज से मिलकर टूट गया था। एक तरफ समीर से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना और बच निकलना, तो दूसरी ओर क्षितिज से मिलकर घंटों तक सपनों की दुनिया में खो जाना। कभी कभी अतीत से उपजी ग्लानि दस्तक देती मानस पर, तो वो क्षितिज से पूछ बैठती थी, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? एक शादीशुदा औरत का एक पर पुरुष से इस तरह बेकरार होकर मिलना। इस पर वो बोला, दोहरा जीवन जीते हैं हम लोग, एक दिखावे के लिए, दूसरा खुद के लिए, पर दूसरे जीवन की अवधि बहुत छोटी होती है। क्या गलत है कि मेरा मन तुम्हारा साथ पाकर सुकून पाता है? क्या गलत है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी पाते हैं? क्षितिज का व्यक्तित्व ही नहीं, सोचने का ढंग भी बिल्कुल साफ था। कोई असमंजस नहीं, सब कुछ बिल्कुल साफ। रात को समीर की बगल में पड़े अचानक ख्यालों से वो क्षितिज की बाहों में सिमट आती। काश जिंदगी यूं ही चलती रहे। पिताजी को आजकल जस्टिफाई करने लगी थी नेहा। क्या बुरा किया उन्होंने जो समझौता न कर अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढ लिया? छल तो नहीं किया माँ के साथ, साफ स्पष्ट राह चुनकर। सारी तकलीफें, सारे दुख शायद भूल गई थी वो। सोच भी नहीं सकती थी कि माँ के प्रति अन्याय के एक एक क्षण की गवाह खुद वो ऐसे रास्ते पर चल देगी कभी। फिर समीर को अपने से तौलती तो लगता कि बड़ों की जिद की वजह से पापा की तरह उसके साथ भी अन्याय ही हुआ है। ये भी सच था कि वो समीर को पूरी तरह कभी नहीं छोड़ सकती थी। समीर उसके सामाजिक मर्यादित जीवन का आईना है और क्षितिज उसकी इच्छाओं और सुखों के सपनों की दुनिया। पर बहुत दिनों तक तालमेल न बिठा सकी वो दोनों में। उस दिन क्षितिज ने उससे मिलते ही अल्टीमेटम दे दिया, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो नेहा। अभी मेरा MBA पूरा भी नहीं हुआ और देखो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। सपनों के गुलाबी शहर जयपुर जाना होगा हमें। आगे क्या सोचा है तुमने? नेहा एकटक निहार रही थी उसे। सोचना क्या है, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, सुकून भरी दुनिया बनाएंगे हम दोनों मिलकर। वो बेतकल्लुफ हो उठा। कितनी आसानी से कह गया था क्षितिज, पर नेहा के लिए तो ये जीवन मरण का सवाल बन गया था। वो बोली, तुम एक बार जयपुर होकर तो आओ, तब तक मुझे कुछ सोचने का वक्त मिल जाएगा। नेहा ने बहुत भारी मन से विदा दी थी। कुछ दिन दूर रहकर वो देखना चाहती थी कि ये रिश्ता सिर्फ आकर्षण है या प्यार। इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। उन सारे दिनों में वो तौलती रही अपने आप को। क्या मिला है उसे आज तक जीवन से? एक बुझा बुझा डरा हुआ सा बचपन, आदर्शों को ढोती जवानी। ऐसे ही किसी एक दिन समीर का घर संभालते संभालते रोती झीकती चली जाएगी इस दुनिया से। क्या उसे अपने बारे में सोचने का हक नहीं?
उसे क्षितिज के रूप में दोबारा जीने का मौका मिला है। फिर समीर के साथ बेरुखी से भरी बेस्वाद जिंदगी क्यों ढोए? किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर और असफल इंसान ही हमेशा अपनी असफलताओं के लिए किस्मत और हालात को दोष देते हैं, वरना जिंदगी एक बार सभी को एक मौका जरूर देती है। विचारों में उठे तूफान ने समीर की ओर जाने वाली उसकी राह में जैसे कांटे बिछा दिए। आज उसने तय कर ही लिया कि दोहरी जिंदगी नहीं जीनी है उसे। अपनी खुशी के लिए वो खुद को मुक्त कर लेगी इस दुनियादारी से। अब वो नहीं सोचेगी मामा मामी या समीर के लिए, नहीं सोचेगी कि समाज कहेगा जैसा बाप वैसी बेटी निकली। सिर्फ रूप रंग ही नहीं, इच्छाएं और साहस भी उसे पिताजी से ही मिला था। अब फैसला कर लिया था नेहा ने। क्षितिज को फोन पर बताकर कि उसके साथ चलेगी, वो शांत हो गई। क्षितिज हर तरह से उसके साथ था, सब कुछ तय था। समीर के ऑफिस निकलते ही वो भी सूटकेस लेकर निकल पड़ी थी, एक नए क्षितिज की तलाश में, अपने क्षितिज के साथ। समीर के नाम एक खत में घर छोड़ने की सारी वजह और क्षितिज का जिक्र साफ साफ लिखकर चाबियों के गुच्छों के साथ उसने रख छोड़ा था, ताकि ढूंढने या चिंता में समीर परेशान न हो। इधर रेलवे स्टेशन पर आकर बताए प्लेटफॉर्म से लेकर सारा स्टेशन ही छान डाला, पर क्षितिज का कोई पता नहीं चला, ना ही उसका फोन लग रहा था। ये देखकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़कर वो छोड़ आई थी अपना घर। ये उसने क्या कर डाला? उसे लगा शायद इस जन्म में चैन नहीं मिलेगा। अच्छा हो किसी पटरी पर लेटकर अपनी जीवन लीला यहीं खत्म कर दे, लेकिन दिन के उजाले में हिम्मत न कर पाई। उसके बाद नेहा एक पल भी नहीं रुकी, ऑटो कर सीधे अपने घर पहुंची। दरवाजा खोला तो देखा समीर सोफे पर बैठे थे, निढाल, आंसुओं से भीगा था उनका चेहरा। वो बोले, क्या लेने आई हो नेहा? वो नहीं मिला या कोई चीज भूल गई थी अपनी? समीर के स्वर लड़खड़ा रहे थे। क्या कसूर था मेरा नेहा? कहाँ कमी छोड़ी थी मैंने? नेहा निरुत्तर थी। क्या कहती? चुपचाप अपराधी सी खड़ी रही। क्या बहाना बनाती? वो कागज का टुकड़ा सब सच सच कह रहा था। गलती की है मैंने समीर, फिर उसी को दोहराया है जिस गलती ने मेरी आत्मा को सबसे ज्यादा कुचला था। जाने क्यों मैंने इस घर पर, तुम पर अपना हक खो दिया है। कहते हुए नेहा की आंखें छलछला गईं। कोई अनजाने में अपराध करे तो उसका सच्चे मन से किया पश्चाताप उसे इस अपराध से मुक्त कर सकता है, पर मैंने तो जानबूझकर ठोकर खाकर भी। सुबह होने पर खुद चली जाऊंगी मैं। समीर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अपना सूटकेस नीचे रख वो भी पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। रात भर लाइट जलती रही, दोनों वहीं पड़े रहे, एक दूसरे से मुंह फेरे, मानो अपने आप को तौल रहे हों। कभी कभी आंसुओं की धारा निकल पड़ती थी। एक निस्तब्ध खामोशी पसर गई थी। सुबह होते ही नेहा ने सूजी आंखों को पानी का छपका मार बिखरे बालों को समेटा। फिर बाहर कदम बढ़ाए ही थे कि समीर ने पुकारा, अनजान नहीं था मैं कि मेरे सिवा कोई और भी तुम्हारी जिंदगी में है, पर इतना बड़ा कदम उठा लोगी ये नहीं सोचा था मैंने। 3 दिन के लिए मैं ऑफिस टूर से बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले तुम मुझे और इस घर को छोड़कर जाना चाहो तो चली जाना, पर रुकना चाहो तो सोचना, क्या दोबारा क्षितिज के पुकारने पर तुम्हारे कदम नहीं बहकेंगे? क्या पूरी सच्चाई से अपना सकोगी मुझे और इस घर को? मेरी तरफ से निश्चिंत रहना नेहा। शब्दों की जाल बुनना नहीं आता मुझे, पर तुमसे इतना प्यार तो जरूर करता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कई गलतियों को मैं माफ कर सकता हूँ। समीर के जाने के बाद बस 3 घंटे ही लगे थे उसे अपने आप को संभालने में। वो सोचने लगी, क्यों बाहर भटक रही है वो, जब समीर जैसा सुलझा इंसान और एक सुंदर घर है उसका अपना। क्षितिज और समीर में रूप रंग में कोई समानता नहीं, पर अब इतने अच्छे दिल का समीर ही उसका सब कुछ है।
समीर की उदारता ने उसके मन की सारी गांठों को खोल दिया था। उसे लगा क्षितिज एक सुंदर सपने की तरह उसके जीवन में कुछ समय के लिए आया था और वो सपना कभी सच नहीं हो सकता। नहा धोकर पिताजी से मिलने नेहा सीधे अस्पताल पहुंची। कई दिनों से जीवन मरण के बीच झूल रहे उसका इंतजार कर रहे थे वो। उन्हें सजा देने का उसे कोई हक नहीं है। काश उसकी तरह पिताजी भी ठोकर खाकर संभल जाते। यदि माँ ने समीर की तरह उन्हें खुले मन से माफ कर दिया होता। काश, लेकिन सबको सब कुछ तो नहीं मिल पाता है हमेशा। अतीत की गलियों में घूमते घूमते पता नहीं नेहा की कब आंख लग गई। सुबह डोरबेल की आवाज ने उसे जगाया। दरवाजा खोला तो देखा सामने क्षितिज खड़ा था। नेहा ने उसे अंदर आने को नहीं कहा तो वो बोला, मुझे धोखेबाज, बेवफा समझकर न जाने कितनी बार कोसा होगा तुमने इन 3 दिनों में। पर मैं क्या करता नेहा। जयपुर से वापस आया तो खबर मिली कि माँ नहीं रही। तुम्हें फोन करने की बहुत कोशिश की पर नहीं लगा। तब एक दोस्त को तुम्हारे नाम खत देकर चला आया। वापस आया तो पता चला वो खत तुम तक पहुंचा ही नहीं। वो भूल गया था देना। तुम्हारी क्या हालत हुई होगी समझ सकता हूं मैं। आज लेने आया हूं तुम्हें। कोई समाज, किसी की परवाह नहीं। अब तुम ही मेरा परिवार और परिचय हो बस। वो नेहा के थोड़ा पास आया। क्षितिज की आंखें उसकी भावना की सच्चाई को बयान कर रही थीं, लेकिन आज नेहा न पिघली न लड़खड़ाई। अपने आप को दूर कर सधे शब्दों से बोली, समय की एक छोटी सी भूल ने, वक्त के आईने ने मुझे साफ साफ दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। मेरी मर्यादा, मेरी सीमाएं, सब कुछ याद दिला दिया। उस दिन रेलवे स्टेशन पर अकेली बेबस खड़ी होकर मैंने जाना रिश्तों की अहमियत को, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को, घर आकर मेरी समीर की अच्छाइयों को। कितनी आसानी से माफ कर दिया मुझे उन्होंने, जबकि मैं अपने पिता को माफ नहीं कर पाई एक लंबे अरसे तक। जीवन में आज जो अपना है वो अपना ही बना रहे, इसी में जीत है। यही है सफल जिंदगी। हो सके तो मुझे भुलाकर सही जीवन साथी की तलाश करना। ये कहकर क्षितिज को बाहर ही छोड़कर नेहा ने दरवाजा बंद कर लिया। नेहा का आत्मविश्वास, उसका व्यवहार क्षितिज के लिए साफ संकेत था कि अब वो वापस लौट जाए। नेहा का अपना घर, समीर, ये ही नेहा के दायरे हैं।